यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो ध्यान से समझना, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। कोई कहता है मैनेजमेंट साइंस है, कोई कहता है मैनेजमेंट आर्ट है। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट है क्या, साइंस है या आर्ट है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर मैनेजमेंट साइंस है तो वो साइंस की शर्तों को पूरा करेगा। अगर वो शर्तें सारी पूरा कर देगा तो मैनेजमेंट हमारा साइंस बन जाएगा। ऐसे ही आर्ट की अपनी शर्तें हैं, साइंस की अपनी शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को पूरा कर देगा तो हमारा मैनेजमेंट वो बन जाएगा। अब देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस की 3 शर्तें होती है। पहला होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरी होती है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और तीसरी होती है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों शर्तों की कौन सी ये तीनों पॉइंट्स हमारे मैनेजमेंट में फॉलो होती है और कौन सी नहीं होती। तो पहला पॉइंट आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इससे मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब देखो जब हम साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक सिस्टम से पढ़ाया जाता है। एक आपका स्टडी मटेरियल होता है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। बट सेम मैनेजमेंट में भी हमें सिस्टम से पढ़ाया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल होता है और हमें सिस्टम से पढ़ाया जाता है, दैट इज सिस्टमिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो पहला पॉइंट, जो पहली शर्त मैनेजमेंट हमारी पूरी करता है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी शर्त पे, जो है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब ध्यान से देखो, अब जो साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमने जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बने होते हैं। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करी होती है तब जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं। और मैनेजमेंट में भी हम एक्सपेरिमेंट करते, ऑब्जर्वेशन करते हैं। बट साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, मतलब हमेशा रिजल्ट वही आना है। बट हमारा मैनेजमेंट में इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन नेचर। तो हमारे प्रिंसिपल्स हर जगह चेंज होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल हर जगह चले, तो हमारे प्रिंसिपल्स हर जगह चेंज होते हैं। बट साइंस के प्रिंसिपल्स जो बन गए वो बन गए, उन्हें बदल नहीं सकते। तीसरा पॉइंट आता है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखो ध्यान से समझना, जो साइंस है अगर उससे कुछ रूल्स है, अगर वो प्रिंसिपल्स है, वो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको वही मिलेंगे। आप ध्यान से समझ सकते हो कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह फॉलो हो रहे हैं। आप चाहे इंडिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। बट जो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो हर जगह लागू नहीं होते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर और आपका बिजनेस किस तरीके का, इन सब से डिपेंड करके आपका प्रिंसिपल हर जगह अलग अलग होता है। अब साइंस क्या होती है, हर जगह सेम होती है, बट मैनेजमेंट हमारा अलग होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट, ह्यूमन नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये पॉइंट भी हमारा साइंस में नहीं आता है। तो आपने ध्यान से समझा कि जो पहला पॉइंट है हमारा, आप ध्यान से देख लो, पहला पॉइंट है वो हमारा साइंस में फिट बैठता है सिस्टमिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो नहीं आता। समझ रहे हो आप क्यों? क्योंकि दूसरे पॉइंट में क्या आता हमारा कि प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन से। हमारे भी एक्सपेरिमेंट से बनते हैं पर वो हर बार सेम नहीं होते, ह्यूमन नेचर की वजह से वो डिफरेंट बनते हैं। और तीसरा पॉइंट था हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट हर जगह अलग अलग होता है, हर बिजनेस में अलग मैनेजमेंट होता है, इसीलिए सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारा जो मैनेजमेंट है वो साइंस नहीं बनाता। तो हमारा मैनेजमेंट साइंस नहीं है। आगे बताऊंगा कि थोड़ा है बट अभी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट क्या आर्ट है? तो अगर मैं आपको पहले ही बताऊं तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्यों? अब इसकी 3 शर्तें, अगर वो तीनों शर्तें फॉलो कर देगा तो हमारा मैनेजमेंट आर्ट बन जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है आर्ट का भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और जो थर्ड आता है वो आता है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो हम पहला पढ़ते सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखो हम साइंस में पहले ही प्रूव कर चुके हैं, जो पहले साइंस का था, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। देखो आर्ट में भी अगर आप कोई म्यूज़िक सीखते हो तो पहले आप क्या सुर ताल सब सीखोगे, राग सीखोगे, थियोरेटिकली करोगे ना। सेम ऐसी मैनेजमेंट में भी आप क्या होगा, मैनेजर बनने से पहले लाइक आप BBA MBA सब कोर्सेज करते हो। तो ऐसे ही आपका आर्ट भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पहला पॉइंट तो आर्ट का बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैच करता है। सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखो ध्यान से समझना इसको। देखो जैसे एक
गिटार बजाने वाला, ये एक आर्ट, आप गिटार बजाते हो, आप डांस करते हो, ये सब एक आर्ट है। आप सब सीखते एक एकेडमी में, मान के चलो मैंने एक एकेडमी खोली और आप सब उस एकेडमी में सब डांस कर रहे हैं, मैं सबको डांस सिखा रहा हूँ, सब स्टेप सीख रहे हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे बड़ा अच्छे तरीके से डांस बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब अपने स्टेप खुद लाते हैं। जो मैंने सारे स्टेप सिखाए हैं, कौन से स्टेप को किस जगह यूज़ करना है, ये क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब स्किल्स सब सीखते हैं, बट अपनी स्किल कौन लगाता है वो हम आर्ट में यूज़ करते हैं। देखो दोबारा समझो ध्यान से, आर्ट्स में हम अपनी स्किल्स खुद यूज़ करते हैं, कौन सी स्किल कहाँ यूज़ करनी है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी हम ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए अपनी स्किल्स लगाते हैं कि कहाँ पे हमारा कौन सा मैनेजमेंट का रूल कामयाब होगा। तो समझ में आया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे हम अपनी स्किल्स यूज़ करें, जहाँ वो बेटर हो सके। तीसरा पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखो ध्यान से समझो, आर्ट में हम क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं और हम उसमें बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हम कुछ क्रिएटिव लाते हैं, कुछ नया, तभी तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ऐसे ही हम मैनेजमेंट में भी हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हम उसमें क्रिएटिव तरीके से, कुछ नए तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन हमारा बिजनेस कैसा है, हम उसमें मेहनत करते हैं, हम अपनी नई स्किल्स जनरेट करते हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे नई तरीके से सोल्व करा जाए। तो आर्ट्स और मैनेजमेंट में दोनों में बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी और आपका ये सारे पॉइंट्स, तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके फॉलो होते हैं। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा एक आर्ट है। समझ में आया सभी को? तो मैनेजमेंट हमारा आर्ट कंप्लीट है। अब कोई कहेगा सर मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, क्या साइंस नहीं है? हमारा मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। अब अगर आप क्वेश्चन पूछता है कि मैनेजमेंट आर्ट ज़्यादा है या साइंस ज़्यादा है, तो हम क्या सोचेंगे कि मैनेजमेंट हमारा साइंस में सिर्फ एक ही शर्त पूरी कर रहा था और आर्ट में तीनों शर्त पूरी कर रहा था। तो सिंपल सी बात हुई, मैनेजमेंट हमारा आर्ट ज़्यादा है और साइंस है, बस थोड़ा है। तो हमारा मैनेजमेंट बहुत साइंस है और आर्ट है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशंस। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है? अब देखो, प्रोफेशंस अगर वो होगा तो उसकी कुछ अपनी शर्तें होगी। प्रोफेशंस की शर्त ये सब आ चुकी है। अगर इन सब शर्तों को हमारा मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लेगा या वो फॉलो अप होती होगी तो हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बन जाएगा। तो पहली शर्त है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हम साइंस और हम ये आर्ट में कर चुके हैं, तो वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज है, क्योंकि प्रोफेशंस में भी लोग पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करते जाते हैं। सेम मैनेजमेंट में भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। सेकंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब देखो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कोई आपके प्रोफेशन में ना घुस जाए। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा, आपको अगर CA बनना है तो ICAI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के टेस्ट करने पड़ेंगे, जब भी आप CA बन सकते हो। तो ये क्या है, प्रोफेशन। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आपने BTech करी हो, चाहे आपने BBA करी हो, चाहे BA करी हो, कुछ भी करी हो, आप मैनेजर बन सकते हो। पर अब आप मेरे से कहोगे सर MBA भी तो होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर ने MBA करी हो तो भी हम उसको मैनेजर बनाएं। आप BTech करके मैनेजर लग सकते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट में हम टोटली ह्यूमन बिहेवियर समझते हैं। मैनेजमेंट में हम लोगों को संभालते, एक गोल अचीव करवाते हैं, लोगों को माइंड डाइवर्ट करके हम लोगों में कोऑपरेशन लाते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल भी नहीं है। अब थर्ड पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब आप देखते हो जितने भी प्रोफेशनल्स जो कोर्सेज है उन सब में क्या है, अपने अपने एक एसोसिएशंस है। जैसे CA की ICAI होती है, ऐसे ही डॉक्टर्स की अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन, जहाँ पे हम सब अपना नंबर या रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बट हमारे मैनेजमेंट में हम कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। क्यों? कोई भी मैनेजर बन जाता है, चाहे BTech हो, चाहे BA हो, चाहे MBA हो, चाहे BBA हो, तो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम जो ये थर्ड पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ, इसके अंदर आपको कहीं भी कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। हालांकि कुछ एसोसिएशन बना रखे हैं, बट अभी कंपनीज में वो इतने ज़रूरी नहीं है कि उनसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए अभी के लिए ये पॉइंट हमारा नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड।
अब देखो क्या होता है, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं ना, उनके अपने कुछ कोड्स होते हैं, उन्हें कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं। अब मैनेजमेंट में तो ऐसे होते नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसा, आप कहीं आप कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं है कि आपको जहाँ से कुछ करना है। तो अब जैसे क्या होता है, लॉयर्स का अपना LLB करते हैं, LLB का वो कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बट वो रजिस्ट्रेशन कहीं कराते हैं, CA ICI के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सबके अपने अपने एथिकल कोड्स होते हैं। डॉक्टर्स अपने आगे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डॉक्टर्स का नंबर मिलता है। तो सेम ऐसे ही जो आपका मैनेजमेंट होता है, उसमें कोई भी एथिकल कोड्स नहीं होते, हालांकि उन पे काम चल रहा है, बट अभी के लिए कोई भी एथिकल कोड्स नहीं होते। अब जो लास्ट है हमारा पॉइंट, दैट इज सर्विस मोटिव। अब जो भी हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, उसमें हमारा मेन काम होता है सर्विस देना लोगों को। जैसे आप डॉक्टर्स है, वो सर्व करता है पेशेंट को, लॉयर सर्व करता है अपने क्लाइंट्स को, तो क्या है, सब सर्विस देते हैं। बट मैनेजमेंट में ध्यान से समझना, मैनेजमेंट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम प्रॉफिट की तरफ भागते हैं। हमसे कंपनी कहती है मैनेजर से, मुझे नहीं पता, मेरा गोल अचीव करो, मुझे पैसे कमा के दो। बट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स या प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं, उसमें लोग सर्विस देते हैं, बट मैनेजमेंट में हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पैसों की तरफ देखते हैं। बट अब कंपनी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पैसा हर चीज़ नहीं होता, तो अब कंपनियां धीरे धीरे मैनेजमेंट में बदलाव ला रही है, और वो ये कह रही है कि प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना ही करना है, बट अब हमें सर्व भी अच्छे से करना, सोसाइटी को सर्विस भी अच्छे से देनी है। बट अभी के लिए ये पॉइंट भी हमारा प्रोफेशन में नहीं है। तो फाइनली अगर मैं आपको कंक्लूजन की बात बताऊं, तो कंक्लूजन यही है कि अभी हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, पर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी तरफ टाइम लगेगा। तो अभी के लिए वो नहीं है, लिख के साफ आना है कि अभी वो नहीं है। सो अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? देखो, मैनेजमेंट ऑफ लेवल 1 2 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टॉप लेवल, देन मिडल लेवल, देन लोअर लेवल। अब टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, मिडल में कौन आते हैं, लोअर में कौन आते हैं, समझाता हूँ। तो पहले देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे सारे हेड, जो बड़े बड़े जो हेड्स होते हैं, लाइक CEO, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ये सब। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पॉलिसीज, रूल्स, ये सब बनाने। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, ये सब काम होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के। हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमें नई टेक्नोलॉजी कौन सी लानी है, हमें फंड्स कैसे इकट्ठे करने हैं, ये सब काम होता है टॉप लेवल मैनेजर्स। नाउ सेकंड वन इज मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? अब देखो, कोई बड़ी कंपनी है, देखो अभी आपको एक बड़ी कंपनी दिख रही है। अब इसके, अब ऐसा तो है नहीं कि इनमें कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, उन सब डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, दैट्स कम्स इन मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कैसे आते हैं, जैसे सपोज करो एक कंपनी है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। तो इन डिपार्टमेंट्स के हेड बना देते हैं और हम इनसे कहते हैं कि भाई आपको अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है, दैट्स इट। प्रोडक्शन वाला अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ध्यान रखेगा, उसमें उसका क्या काम होगा, ध्यान समझ से चलना। मैं साथ साथ आपको इनके काम भी बता रहा हूँ, ये क्या क्या काम करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे और कॉस्ट कम से कम आए। वो चाहे तो अपने लोगों को हायरिंग भी कर सकता है, वो चाहे तो लोगों को हटा भी सकता है, जो उसे अच्छा लगेगा। समझ में आया? वो साथ साथ में अगर जो टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं, उनके अगर कोई नए रूल्स आए हैं या कोई ऑर्डर्स आए हैं, वो उन ऑर्डर्स को नीचे लेवल वाले मैनेजर्स तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? मिडिल लेवल मैनेजर्स। अपने एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने फ्रेम करे हैं, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाएगा। कैसे करवाएगा? अपने वर्कर्स से। तो उसके ऊपर है वो किसको रखे किसको ना रखे, अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी और बढ़ाए, और जो ऊपर से जो पॉलिसीज बनी है वो नीचे लोअर लेवल वाले मैनेजर्स को वो उन्हें दे, उनसे काम करवाए। ये काम होती है आपके मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये कौन होती है? ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं और इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन आते हैं? आपके सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क,
जो कि लेबर्स के ऊपर ध्यान रखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड ये तो देखेगा नहीं हर लेबर के पास जा जाके कौन सी लेबर टाइम पे आ रही, कौन सी नहीं आ रही, कौन कैसे काम कर रहा है। तो उन लेबर्स के ऊपर हमने एक फोरमैन बैठा दिया कि इन सब लेबर्स का ध्यान अब वो रखेगा। अगर वो नहीं रखेगा तो उसका काम ही क्या है। तो अब मतलब अब उसका काम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक फोरमैन या सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट का काम क्या होगा कि वर्कर्स को खुश रखना, कि जो मैनेजर और लेबर का जो बीच में जो गैप है ना, वो एक सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट जो मिडल लोअर लेवल के मैनेजर है वो बना के रखते बैलेंस। अब कल को लेबर सोचने लग जाए कि सारा काम तो हम करते, मैनेजर तो बैठ टाइम पास करते, तो वो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सुपरिटेंडेंट आगे जाके मैनेजर से डिस्कशन करता है कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखता है, उनकी जो ज़रूरतें होती है उनको पूरा करवाता है और उन पर नज़र भी रखता है कि क्या वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथ साथ में वो ये भी ध्यान रखता है कि क्या हमारे जो वर्कर्स है, जो लेबर्स है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनका मोरल डाउन तो नहीं है। तो ये सब काम होते हैं एक लोअर लेवल मैनेजर्स का काम। तो समझ में आ गया आपको तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे क्लास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ध्यान रखना इनके हर एक चैप्टर आएंगे आपको 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन आपका डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो अब मैं आपको देखो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं कोई भी चीज़। अगर हम आपको कोई भी चीज़ अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप प्लान करोगे। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने जो प्लान करा है उसके हिसाब से आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू करोगे अपना प्लान का। उसके प्लान के बिहाफ पे आप स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दोगे। थर्ड वन इज स्टाफिंग। अब आप स्टाफ को रखोगे कि जो आपका ये प्लान अचीव करने में हेल्प करे। जब आप स्टाफ को रख दोगे देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आप क्या कहोगे, उन्हें डायरेक्शन दोगे कि देखो हमारा प्लान ये है, आपको ऐसे काम करना है, डायरेक्शन दोगे। क्योंकि स्टाफ को तो पता ही नहीं करना क्या है, तो आप उन्हें डायरेक्शन दोगे कि हमारा प्लान ये है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है। लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। आप अब ध्यान रखोगे कि आपका जो स्टाफ है क्या वो प्लान की तरफ जो आपने डायरेक्शन दी है क्या वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो प्लान के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा तो आप उसे कंट्रोल करके उसको दोबारा से लाइन पे लाओगे, या कोई जो कमियां आ रही है आप उसको वो ठीक करोगे। मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके बारे में आपके आगे चैप्टर्स हर एक के ऊपर बन रहे हैं। प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग, स्टाफिंग का अलग, डायरेक्टिंग का अलग, कंट्रोलिंग का अलग, तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। अब एक पॉइंट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो ध्यान से समझते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रखें। सारे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कोऑर्डिनेट रहे, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स भी कोऑर्डिनेट रहे, हमारे मैनेजर्स भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते रहे। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा बिजनेस डाउन चला जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन पहले मैं इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। देखो जब हमारा बिजनेस बढ़ने लग जाता है, साइज में बढ़ने लग जाता है, तो लोग ज़्यादा आ जाते हैं। लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो हमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो साइज़ कैसे बढ़ेगा, लोग एक दूसरे से कैसे अपनी प्रॉब्लम्स या अपने काम को शेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस डाउन चला जाएगा। साथ साथ में दूसरा पॉइंट आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जब बड़ा बिजनेस होता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या सेक्शंस बने होते हैं, उनको काम करने के लिए एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर उन सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती। जैसे अब देखो परचेज डिपार्टमेंट ने अगर सामान खरीद लिया और प्रोडक्शन को नहीं बताया तो प्रोडक्शन सामान कैसे बनाएगा, बना ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं, उसको सोचेगा शायद सामान आया ही नहीं होगा। तो इसीलिए सभी डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन, देखो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हर एक से एक स्पेशलिस्ट होता है। सब अपने अपनी चलाते हैं, कोई किसी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब अपनी चलाएंगे।
अपनी अपनी चलाएंगे तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होएगी, कोई अपनी चला रहा है कोई अपनी चलाएगा। तो कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं, सबको पकड़ा, एक रास्ता दिखाया कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, अब तुम आपस में कोऑर्डिनेट करके अपना दिमाग लगाओ और आगे बढ़ो। तो इस समय स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे तो वो कोई अपनी सोच रहा है, कोई अपना कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है। अब जब हमने इकट्ठा कर लिया, अब सब एक चीज़ सोचेंगे तो वो जल्दी बेनिफिट होगा। सो फाइनली क्लास आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना आपको बिजनेस में कि कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन या व्हाट इज दिस, नहीं, केस स्टडीज़ मिलेगी, केस स्टडीज़ में आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट है। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।